बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो ये वाली जो टॉक है इसमें मैं बेसिकली बताऊंगा कि मोज़ेक अटेन्युएशन क्या होती है और क्रेजी पेविंग। ये दोनों इमेजेस मैंने साथ साथ इसलिए लगाए हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंफ्यूज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज, क्योंकि दोनों के जो फीचर्स हैं, वो जो लुक है सिटी के ऊपर, वो हमें एक जैसी ही मिलती है, मिलते जुलते हैं ना। तो पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये सिटी के ऊपर ही हम देखते हैं, ठीक है। एचआर सिटी या सिटी स्कैन के ऊपर ही ये दोनों हम टर्म्स देखी जाती हैं। ये एक्सरे के ऊपर हम नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला जिसपे मैं टिक का निशान लगा रहा हूँ, ये बेसिकली मोज़ेक अटेन्युएशन है, और ये जो ये वाली जो इमेज है, ये क्रेजी पेविंग है। अब दोनों में ना फर्क कैसे करना होता है, इसमें आप देखें कि ये जो है ना, जो मेन आपने जो चीज इसमें डिफरेंशिएट करनी करनी है ना, जिस पॉइंट पे आपने फोकस करना है, वो ये है कि इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। ये मैंने एक हेक्सागोनल एक बॉक्स ड्रा किया है, हेक्सागोनल फॉर्म में, ठीक है। तो इसके 6 कोने हैं, ठीक है। आपने यही हेक्सागोनल बॉक्स जो है, ये आपने ड्रा करना है ऊपर इमेज के ऊपर। अगर आपको ये हेक्सागोनल बॉक्स मिले तो आपने क्रेजी पेविंग में जाना है, ठीक है। और अगर ये नहीं मिले तो आपने फिर मोज़ेक अटेन्युएशन में जाना है। अब देखें इसमें कि आप, अगर मैं इस जगह को लूं, आप इसके ऊपर देखें कि आपको छोटे छोटे ये हेक्सागोनल टाइप बॉक्स इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इधर आ जाएं, इस तरफ देख लें, डिफरेंट जगहों के ऊपर आपको ये हेक्सागोनल बॉक्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ये क्रेजी पेविंग है, और इस इमेज के ऊपर आपको हेक्सागोनल कोई बॉक्स नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये मोज़ेक अटेन्युएशन है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि ग्राउंड ग्लास जो हेज है ना, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज जो है, वो आपको दोनों में मिलेंगी। आप इस इमेज में देख लें, क्रेजी पेविंग के ऊपर देखें तो आपको ये जो हेक्सागोनल जो बॉक्स है, इसके अंदर आप देखें, ये वाला जो एरिया है, या ये वाला, ये पूरे का पूरा आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज का मिल रहा है, ठीक है। और यही ग्राउंड ग्लास जो ओपेसिटीज है, वो आपको, आप इस एरियाज पे देखें, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो ये देखें, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आपको मिल रही हैं। ये सारा जो है ना, ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आपको, मतलब ये है कि दोनों दोनों में आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलेंगी, लेकिन जो हेक्सागोनल जो एक बॉक्स है, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ हमको क्रेजी पेविंग के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी इन इन दोनों के डिफरेंट काजेस हम इसमें देख लेते हैं। अच्छा, ये जो एक और चीज में, ये बेसिकली ये वाला जो केस था ना, ये वाला जो केस है, जो मैंने ये जो मोज़ेक अटेन्युएशन वाला है, ये बेसिकली ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस का बेसिकली पेशेंट है। तो इसमें ये जो येलो मार्क है ना, ये जो सेंट्री पल्मोनरी नड्यूल्स को ये शो कर रहे हैं आपको। आप देखें कि मल्टीपल लेवल के ऊपर आपको सेंट्री पल्मोनरी नड्यूल्स के अंदर ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आपको मिल रही हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। और आप देखें तो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको ये नड्यूल्स मिल रहे हैं साथ में। तो ये इसका मतलब था। अच्छा, अब जो है ना, अब हम इसमें देखते हैं कि ये बेसिकली जो मोज़ेक अटेन्युएशन है, ये क्या चीज होती है, ठीक है। मोज़ेक अटेन्युएशन में ये होता है कि बेसिकली ना, इसमें रेडियोलूसेंट एरियाज होते हैं। ये एरियाज जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं। ये देखें, ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें मल्टीपल जगहों के ऊपर आपको मिल जाएंगे कि ये बेसिकली रेडियो, एज कंपेयर टू अदर लैंड, दीज आर जियोग्राफिकल रेडियोलूसेंट एरियाज, ठीक है। और ये जो रेडियोलूसेंसी है ना, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन फिल्म्स के ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट इसकी काज की वजह से ये रेडियोलूसेंट। अच्छा, जियोग्राफिकल का मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफिकल का मतलब होता है कि जिसको हम पेन से मार कर सकें, जिसको हम पेन से मार कर सकें, जिस एरिया को हम पेन से मार कर सकें, या जिस एरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सके सराउंडिंग एरिया से, तो उसको जियोग्राफिकल एरिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि इंस्पायरेशन के ऊपर ये जो एरिया बन रहा है ना, अब मैंने एक यही बोला है कि ये रेडियोलूसेंट एरिया होता है, ठीक है। और इस एरिया के बनने की इंस्पायरेशन के ऊपर काज और है, और एक्सपायरेशन के ऊपर उसकी काज और है, ठीक है। इंस्पायरेशन के ऊपर जो इसकी काज है ना, वो है परफ्यूजन, लैक ऑफ परफ्यूजन। और इस एक्सपायरेशन के ऊपर बनने की काज है एयर ट्रैपिंग, ठीक है। इस यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है।
अच्छा, अब देखें, एक टर्म होती है परफ्यूजन, ठीक है। परफ्यूजन क्या होता है? परफ्यूजन होता है कि ब्लड ब्लड जो ब्लड वेसल्स है ना, उसके उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका एक्सचेंज होना एल्वियोलाई के थ्रू, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वापस एल्वियोलाई में चली जाती है और जो फ्रेश एयर होती है वो वापस ब्लड में आ जाती है। तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सारा कुछ हो रहा होता है परफ्यूजन में। और जो वेंटिलेशन होती है, ठीक है, वेंटिलेशन में तो नॉर्मल एयर का जो एक्सचेंज होता है ना, नॉर्मल एल्वियोलाई के थ्रू एयर का एक्सचेंज होना, वो वेंटिलेशन होती है। तो वेंटिलेशन, इसमें जो वर्ड यूज हो रहा है वो परफ्यूजन का हो रहा है। होता ये है कि जो एरिया भी डेफिशिएंट होता है ना, जिस लंग के एल्वियोलाई के जिस पार्ट में एयर की एंट्री कम होगी ना, वहां पे परफ्यूजन भी कम होगी। मसलन ये एक ऑटोनोमिक मैकेनिज्म होता है कि जिस एरिया में ब्लड की जिसकी एरिया में ब्लड की ऑक्सीजन कम जाती है ना, तो हमारे बॉडी का ब्लड क्या करता है, बॉडी क्या करती है कि उस एरिया में ब्लड भी कम भेजा जाए, ठीक है, एक्सचेंज होने, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो वहां पे एक्सचेंज होगा ही नहीं, कम होगी ऑक्सीजन, तो वहां की जो ब्लड वेसल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, ठीक है। तो जब वहां पे ब्लड वेसल्स आपको कंस्ट्रिक्ट कर जाती है ना, तो फिर आपकी वहां पे आपको क्योंकि रेडियोल्यूसेंट एरिया मिलेंगे। अब ये वाली जो है ना, ये इंस्पायरेटरी फिल्म है और ये एक्सपायरेटरी है। तो अब ये भी आपके जहन में होगा कि ये कैसे पता चल गया कि ये इंस्पायरेटरी है और ये एक्सपायरेटरी है। तो उसका एक क्लू है जो कि आपने हमेशा हर सिटी फिल्म के ऊपर देखना होता है, आप ट्रेकिया को जरूर देखा करें, ट्रेकिया और ब्रोंकाई को जरूर देखा करें। जो एक्सपायरेटरी फिल्म होगी ना, उसमें जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ना ट्रेकिया के या ब्रोंकाई के, वो इनसाइड द ल्यूमन कोलैप्स करती है, वो एंटीरियरली आ जाती है, ठीक है। और इंस्पायरेटरी फिल्म के ऊपर ये पीछे चली जाती है, खुल जाती है पूरी की पूरी ट्रेकिया, ठीक है। ये एक आपको क्लू मिल जाएगा। दूसरा ये आप इसमें देखें कि इंस्पायरेटरी के ऊपर आपको ये जो रेडियोल्यूसेंट एरिया नजर आ रहे हैं ना, ये हाइपो परफ्यूजन से नजर आ रहे हैं। और एक्सपायरेटरी फिल्म के ऊपर ये जो आपको रेडियोल्यूसेंट, जिसको मोज़ेक एटेनुएशन मैंने कहा, ये जो एरिया नजर आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं? एयर ट्रैपिंग की वजह से, ठीक है, एयर ट्रैपिंग की वजह से। अब इसकी जो है मोज़ेक एटेनुएशन की डिफरेंट जो है वो काजेज हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, लेस देन 25% जो है ना लंग्स हमारे, उसमें मतलब लेस देन 25 या 25% तक जो नॉर्मली तौर पे हमारे लंग्स के अंदर मोज़ेक अटेनुएशन होती है, ठीक है, ये बात याद रख लें, ठीक है। नॉर्मली होती है मोज़ेक अटेनुएशन, और किन किन एरियाज में होती है? एपिकल सेगमेंट्स में होगी, लोअर लोअर लोब्स के एपिकल सेगमेंट्स में होती है, और टिप ऑफ लिंगुलर सेगमेंट, लिंगुलर जो लोब है उसकी टिप पे होगी, और 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 एपिकल सेगमेंट में होगी, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि आपने अब जब भी मोज़ेक एटेनुएशन बनाना है ना, तो इन तीनों चीजों को एक्सक्लूड करके बनाना है। मिसाल के तौर पे मोर देन 25% अगर आपको मोज़ेक एटेनुएशन मिले तो तब आपने मोज़ेक कहना है, ठीक है। और अगर एपिकल सेगमेंट्स ऑफ बाइलेटरल लोअर लोब्स में ये मोज़ेक एटेनुएशन ना आए तो फिर आपने कहना है, और टिप ऑफ द लिंगुअल सेगमेंट में अगर मोज़ेक एटेनुएशन के अलावा बाकी जगहों में आए तो फिर आपने मोज़ेक एटेनुएशन कहना है, ठीक है। तो ये इन तीनों चीजों को पहले आपने एक्सक्लूड करना है, ठीक है, उनसे बालातर होके फिर ही आप उसको मोज़ेक एटेनुएशन कह पाएंगे, ठीक होगी ये बात, ये जरूरी था। अच्छा, अब इसकी काजेज क्या क्या हो सकती हैं? काजेज में इसकी सीओपीडी आ सकता है, ठीक है, जिसमें एस्थमा एस्थमा आ जाएगा, ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज में इसमें सार्काइडोसिस इसकी काज हो सकती है, और हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस इसकी काज हो सकती है। कंजेनिटल में अगर देखा जाए तो ब्रोंकियल एट्रेजिया इसकी काज हो सकती है, ठीक है। कंजेनिटल लोबार एम्फीसीमा में ये चीज आपको मिल सकती है। इसके अलावा ब्रोंको मलेशिया एक कंडीशन होती है जिसमें आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको इसका थोड़ा बर्ड्स आई व्यू इसका मिल गया है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये इसकी काजेज थी जो मैंने इसमें रिटर्न भी कर दी है, लिख भी दी है, ठीक है। आप देख लेंगे सीओपीडी, एस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस, आईएलडी में आपको एचपी हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस, सार्काइडोसिस, और कंजेनिटल में आपको ब्रोंकियल एट्रेजिया, कंजेनिटल लोबार एम्फीसीमा और ब्रोंकियोमलेशिया, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये जो है ना पल्मोनरी जो क्रेजी पेविंग पैटर्न है, इसकी अब मैंने डिफरेंट टाइप्स जो हैं
वो मैंने उसके लिए एक नमूनिक बनाया है। उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने साथ आपस में ज्वाइन किए हैं। तो ये पहला जो है वो है CPPR, इससे बनता है क्रेज़ी पेविंग पैटर्न रेडियोलॉजी, क्रेज़ी पेविंग पैटर्न रेडियोलॉजी, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट पी को मैंने लिया, फर्स्ट पी का मतलब है पल्मोनरी अडीमा, पी फॉर पेविंग और पल्मोनरी अडीमा, ठीक है। पल्मोनरी अडीमा जो कि जो दो टाइप्स मैं बोलूँगा वो एक है कार्डियोजेनिक जो कि सी से शुरू हो रहा है, और दूसरी इसकी टाइप है अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये वाला जो आ रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी अडीमा की दोनों टाइप्स इधर ही इन्हीं वर्ड्स में लिखी हुई हैं, आर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कार्डियोजेनिक, ठीक है। पी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस है, ठीक है। और जो सेकंड पी है इसके दो जो कंपोनेंट है वो पल्मोनरी हेमरेज और PCP नमूनिया, ठीक हो गया। ये वर्ड सारे क्लियर हो गए। अब कूबूप है, कूबू में आप देख सकते हैं कि डबल ओ आ रहा है ना, COOP और BOOP। तो इन दोनों वर्ड्स को जो दोनों ओ को आपस में जोड़ा है किसने, लिपिड ने। तो लाइपाइड नमूनिया, ठीक है, ये भी एक काज होती है। तो कहने का मतलब है कि कूबू भी क्रेजी पेविंग पैटर्न करेगा और लाइपाइड नमूनिया भी। और थर्ड जो लास्ट में मैंने एक दो वर्ड्स को जो ज्वाइन किया है वो है कारसार, कार फॉर कार्सिनाइट, सॉरी कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या था, ये म्यूसिनस जो कार्सिनोमा होते हैं ना वो क्रेजी पेविंग पैटर्न देंगे। और सार का मतलब सार्काइडोसिस, कार सार, ठीक है। तो ये तकरीबन 10 काजेज बन जाती हैं इसकी।